हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं थॉमस लकमैन, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी की बात आती है या सामाजिक वास्तविकता के निर्माण की बात आती है तो इसमें थॉमस लकमैन का नाम जरूर आता है। या फिर फिनोमिनोलॉजी की बात जब करते हैं, प्रघटना शास्त्र की बात करते हैं तो थॉमस लकमैन को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो थॉमस लकमैन हैं वो एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे थॉमस लकमैन की इमेज देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं कि जब हम लोग मोबिलिटी में कोट एंड थिंकर्स जब डिस्कस किए हैं अपने, आई थिंक लास्ट लेक्चर के पहले एक लेक्चर था तो उसमें हम लोगों ने एक एस.एम. दुबे का नाम आया है। एस.एम. दुबे। तो आप लोगों को हो सकता है ये डाउट हो सकता है, एक मेरे साथी ने क्वेरी भी किया था कि क्या ये एस.एम. दुबे जो है वो एस.सी. दुबे से अलग हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो एस.एम. दुबे हैं वो एस.सी. दुबे से बिल्कुल अलग हैं। और ये भी एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं और जो सामाजिक गतिशीलता है या सोशल मोबिलिटी है उस पर इनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। और एस.एम. दुबे जो हैं ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आप लोगों को जान के, अगर आप लोगों को नहीं पता है इनके बारे में तो आप लोगों को हैरानी होगी कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, अर्थात ये लखनऊ से पढ़े हुए हैं। और ये डिब्रूगढ़ जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है वहाँ पे ये प्रोफेसर रहे। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी कुछ समय के लिए संबंधित थे। तो ये आप लोगों को मैं बताई कुछ फैक्ट्स थे इनके बारे में। और एस.एम. दुबे की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, आप लोग चाहिए तो गूगल भी कर लीजिएगा। सोशल मोबिलिटी अमंग प्रोफेशनल्स ऐसे करके है। इन्होंने कुछ 6 मेजर्स प्रोफेशंस के बारे में इन्होंने लिखा है उस बुक में। और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देती हूँ, आप लोग ज़रूर सर्च करिएगा। सोशल मोबिलिटी एमंग प्रोफेशनल्स, तो ये आप लोग बुक सर्च करिएगा, ये एस.एम. दुबे के नाम से आप लोगों को मिलेगा। और इसमें इन्होंने जो 6 मेजर्स, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इस तरीके के 6 मेजर्स प्रोफेशनल्स में सोशल मोबिलिटी किस प्रकार से देखने को मिली उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। तो वो कोट एंड थिंकर्स वाला जो हम लोग लेक्चर डिस्कस किए थे और जिसमें एस.एम. दुबे का नाम आया था, तो मैंने उस समय भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग एस.सी. दुबे से कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आई थिंक अभी आप लोगों की डाउट अगर होगी भी तो क्लियर हो चुकी होगी। ओके, चलिए तब हम लोग आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोग टी लकमैन अर्थात थॉमस लकमैन की आप लोग इमेज देख रहे हैं। और एक और बात मैं कह दूं यहाँ पे कि आप लोगों में से कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप प्रोवाइड कराइए। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो इग्नू सीरीज़ है उसमें कंटेंट हमारे पास जो है वो हिंदी में ही अवेलेबल है। अगर इंग्लिश में आप लोगों को चाहिए तो इग्नू की जो वेबसाइट होती है वहाँ से ई ज्ञान कोश से आप लोग चाहिए तो ले सकते हैं या आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। बाकी जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ मैं कराती हूँ उसमें मैं अब कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों की चूँकि ये रिक्वेस्ट आए हैं, कमेंट आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी लेक्चर्स हैं वो बाईलिंग्वेज हो, तो बाईलिंगुअल मैं करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हालांकि दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करना काफ़ी एक लंबा टाइम ले लेगा, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगी। जो डिस्कशन है उसको हम लोग हिंदी में कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थॉमस लकमिन का जन्म जो है वो 14 अक्टूबर 1927 में जैसेनिस किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया, जो कि अभी स्लोवेनिया है, उस वहाँ पे हुआ था। इनकी मृत्यु जो है वो 10 मई 2016 ऑस्ट्रिया में हुआ था। स्पाउस इनकी बेनिटा पेट्विक रही हैं, तो ये हमें जानना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, एकेडमिक हम लोग देखते हैं तो इनका जो एजुकेशन रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रक से रहा है। अल्मा मीटर की बात करें इनकी तो द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च। ओके, इन्फ्लुएंसेस, इन पे प्रभाव किसका देखने को मिला है, तो अल्फेसिउस और कार्ल मेयर का रहा है। डिसिप्लिन की बात करें तो ये सोशियोलॉजी से संबंधित है, फिलॉसफी से संबंधित हैं। और सब डिसिप्लिन की बात करें, अगर इसमें भी डिसिप्लिन हम देखें तो फिनोमिनोलॉजी, जैसा कि हम लोग इनको फिनोमिनोलॉजी में ही अर्थात प्रघटना शास्त्र में ही पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, तो ये इनका मेजर फील्ड रहा है। इन्होंने रिलीजन पे काम किया है। ज्ञान का जो समाजशास्त्र है उस पे इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च से संबंधित रहे हैं। मेन इंटरेस्ट की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी का रहा है। नोटेबल वर्क हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यही जो बुक्स आप लोगों को दिख रही हैं इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इसीलिए मैं ये जो विकिपीडिया का फर्स्ट स्लाइड होता है वो मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% हम लोग यहीं पे इनके जो की टर्म है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इनकी बुक्स है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, द इनविजिबल रिलीजन 1967, द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज 1975, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड, जो कि इन्होंने अल्फेसुज के साथ लिखा था और ये 1982 में है। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में लाइफसुज के साथ लिखे हैं या उन्हीं के वर्क को कंटिन्यू किए हैं। एंड लाइफ वर्ड एंड सोशल रियलिटीज 1983 में। ओके, यहाँ पे इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो थॉमस लकमिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 14 अक्टूबर 1927 से 10 मई 1916 तक इनका जीवन काल रहा है। जर्मन और स्लोवेनियाई मूल के अमेरिकी ऑस्ट्रियाई समाजशास्त्री थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकी ऑस्ट्रियाई समाजशास्त्री रहे हैं जो मुख्यतः जर्मनी में पढ़ाते थे। किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया के जेसेनिस में जन्मे लकमिन ने वियना विश्वविद्यालय और इंसब्रुक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और भाषा विज्ञान का अध्ययन किया था। उन्होंने 1950 में बेनिटा पेटकेविक से विवाह किया। उनका योगदान जो है वो संचार के समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र, धर्म के समाजशास्त्र और विज्ञान के दर्शन के अध्ययन के लिए केंद्रीय था। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका शीर्षक जो कि 1966 में प्रकाशित होती है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इनका कॉन्सेप्ट ही है जो सामाजिक वास्तविकता है उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसी पे इनकी ये बुक रही है, अ ट्रीटिस इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो कि पीटर एल बर्जर के साथ इन्होंने लिखा था। द इनविजिबल रिलीजन 1967 और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड 1973। ओके, यहाँ पे आप लोग सेम कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं, तो आप लोगों को चाहिए तो इंग्लिश में भी इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो लकमिन का जन्म 1927 में स्लोवेनिया के जेसेनिस में हुआ था, जो उस समय यूगोस्लाविया साम्राज्य का हिस्सा था। उनके पिता ऑस्ट्रियाई थे जो एक उद्योगपति थे। उनकी माँ लजुब्लजाना के एक स्लोवेनियाई परिवार से थी। अपनी माँ की तरफ से वह स्लोवेनियाई कवि बोजो वोडुसिक के चचेरे भाई थे।
एक बच्चे के रूप में वो दो अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में थे। आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से ये लिंग्विस्टिक पे इन्होंने काम किया है, तो इनकी अपनी भाषा भी इन्होंने बचपन में जो है वो दो भाषाओं के वातावरण में ये पले बढ़े थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग संस्कृति के बारे में, अलग अलग रिलीजन पे भी इनका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि यदि किसी भी जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनालिटी को या उनके व्यक्तित्व को समझना है तो उनका जो प्रारंभिक जीवन होता है वो हमें समझना ज़रूरी होता है। और उसी से अगर हम किसी के प्रारंभिक जीवन को समझ लेते हैं तो हम उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि उसी का जो प्रभाव होता है मनुष्य के पूरे जीवन पर्यंत उस पर पड़ता है, तो ये हमें समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति यदि अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो उसका बचपन कैसा रहा है, उससे उसका काफ़ी गहरा जुड़ाव होता है। और लकमैन को द्विभाषी वातावरण में बढ़ने का लाभ मिला। वे स्लोवेनियाई और जर्मन दोनों बोलते थे। उन्होंने वर्ष 1941 तक जेसेनिस में रहते हुए स्लोवेनियाई भाषा के स्कूलों में पढ़ाई की। तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्लोवेनिया के कब्जे ने उन्हें ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट हाई स्कूल में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। बाद में 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने पिता और कई अन्य रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद वह और उनकी मां वियना में स्थानांतरित हो गए। ओके, इस अवधि के दौरान ऑस्ट्रिया में रहने से उन्हें स्वचालित रूप से जर्मन नागरिकता मिल गई और 1944 में उन्हें सेना के लिए तैयार किया गया। लुफ्टवाफे में शामिल हो गए और वह जहां उन्होंने लुफ्टवाफे हेल्पर के रूप में काम किया। युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पहले लकमैन को मामूली चोटों के लिए एक सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन क्षेत्र को आज़ाद किया तब लकमैन बवेरिया के अस्पताल में थे। मुक्ति के बाद 1945 में लकमैन युद्ध बंदी बन गए और 3 महीने बाद भाग निकले। फिर वे वापस वियना में बस गए और नॉर्थ मैटूरा से स्नातक उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो सॉरी, हालांकि इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट उनके बारे में बताया गया है कि उनका बचपन जो है वो कैसे बीता, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे की थी। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, इनकी शिक्षा पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। तो 1941 में ल्यूब्लियाना में इतालवी कब्जे से भागने के बाद लकमैन ने क्लागेनफर्ट में हाई स्कूल की पढ़ाई की। युद्धबंदी से बचने के बाद लकमैन ने वियना और इंसब्रुक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और भाषा विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ मैटूरा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1948 में उन्होंने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों का अध्ययन शुरू किया। इसके बाद वे अपनी पत्नी बेनिता पेटकेविक के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के द न्यू स्कूल में पढ़ाई की। ओके, यहाँ अब हम लोग वास्तविकता का जो सामाजिक निर्माण है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो द न्यू कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लकमैन ने समाजशास्त्री के रूप में अपना करियर को समझना शुरू किया। उन्होंने अल्फ्रेड शुज, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अल्फ्रेड शुज और कार्ल मेयर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो अल्फ्रेड शुज, डोरियन केन्स, अल्बर्ट सालोमन और कार्ल मेयर ने पढ़ाया था इन्हें। बाद में वे लकमैन पर बहुत प्रभाव डालने लगे। यह वह समय था जब उन्हें पहली बार समाजशास्त्र या अनुशासन से परिचित कराया गया था और फिर वे समाजशास्त्रीय घटना विज्ञान पर अल्फ्रेड शुज के काम से परिचित हुए। वे पीटर बर्जर से मिले, जहां उन्होंने बाद में द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का सहलेखन किया, जो बाद में उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक बन गया। साथ में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने 20वीं सदी के कुछ सबसे प्रभावशाली समाजशास्त्री कार्यों का निर्माण किया। ओके, सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में आप लोगों को यहाँ फैक्ट दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। ओके,
लकमिन का कभी भी समाजशास्त्री बनने का इरादा नहीं था। उनकी प्रारंभिक शैक्षणिक रुचि भाषा विज्ञान, इतिहास और दर्शन में थी। द न्यू स्कूल में लकमैन ने मुख्य रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और अपने शिक्षकों की इन दोहरे विषयों में विशेषज्ञता की प्रशंसा करने के बाद दूसरे विषय के रूप में उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन करना चुना। उदाहरण के लिए लकमैन का धर्म के समाजशास्त्र से परिचय तब हुआ जब उस समय उनके शिक्षक कार्ल मेयर ने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में चर्चों के बारे में फील्ड वर्क करने के लिए कहा था। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे आप लोगों को लगेगा, बट क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जाता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन अगर ये बनता है कि धर्म के समाजशास्त्र जो कि लकमैन का एक महत्वपूर्ण कार्य था, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने किससे सबसे ज़्यादा प्रभाव लिया था या किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो वो विचारक जो हैं वो कार्ल मेयर हैं। जर्मनी में अपने अनुभव से मंत्रमुग्ध होकर लकमैन ने अपने फील्ड वर्क का उपयोग समाजशास्त्र में पीएचडी करने के लिए किया था। अल्फ्रेड की मृत्यु के बाद, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, अल्फ्रेड की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद द न्यू स्कूल में पढ़ाने के लिए लौटने से पहले उन्होंने जिनेवा, न्यूयॉर्क के में होबार्ट कॉलेज में अपना पहला शैक्षणिक पद प्राप्त किया था। लकमैन को अंततः 1965 में फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद प्रदान किया गया। 1963 और 1966 में 2 किताबें और कई सफल निबंध प्रकाशित करने के बाद लकमैन ने 1970 से अपनी सेवानिवृत्ति तक जर्मनी के कोस्टनज विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया और बाद में प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में। यह ध्यान दिया जाता है कि कोस्टनज में उनका समय अंतः विषय कार्य की एक गहन अवधि के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसमें उन्होंने संचार, भाषा विज्ञान, साहित्य और इतिहास से संबंधित कई निबंध लिखे थे। ओके, यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, तो आप लोग पॉज करके यहाँ से चाहिए तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी में मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर ही दे रही हूँ। ओके, इनका सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक कार्य देखेंगे। तो जब वे पहली बार न्यूयॉर्क आते हैं और लकमैन ने ड्राइवर का काम किया था और उनकी पत्नी बेनिता नेके टाइपिस्ट का काम करती थी। ओके, इस दौरान उन्होंने न्यू स्कूल फॉर रिसर्च में समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन जारी रखा। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात पीटर एल बर्जर सहित उनके जीवन के कुछ महान प्रभावों से हुई। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो इस प्रकार के जो वेस्टर्न कल्चर में हमको दिखता है, पश्चिमी सभ्यता में जो दिखता है या संस्कृति में दिखता है, तो आप लोग ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एजुकेटेड है या कुछ इस तरीके से है तो वो छोटे मोटे काम नहीं कर सकता है। वहाँ पे जो एक अवसर होता है, लाइफ चांसेस की बात जिस तरीके से मैक्स वेबर ने की थी, तो लोग अपने जीवन मर्रा को जीने के लिए कैसे उनकी जीवन मर्रा का डेली का जो खर्चा है वो किस तरीके से वो निकाल सकते हैं, तो उसके लिए वो लोग अपना छोटे मोटे काम भी आसानी से कर लेते हैं। जैसा कि अभी अगर हम यहाँ के कल्चर में देखें तो इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। बच्चे जो पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली सिर्फ मीन्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जबकि बहुत ऐसी जगहों पे देखा जाता है कि जो बच्चे अपने लिए कुछ करते हैं या सोचते हैं, वो साइड से दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या कोई पार्ट टाइम और भी जॉब करना, जिससे कि उनके खुद के खर्चे निकल सकें। तो ये थिंकिंग जो है या इस टाइप का जो नेचर है वो हमें दूसरी कंट्रीज़ में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इसका हमें भारत में भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें हमें ये कहेंगे कि नहीं भी देखने को मिलता है, कमी है काफ़ी कुछ। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि एक हम बात करें कि 18 साल से ऊपर के हम हो जाते हैं, जो भी एक एज है, ये थोड़ा सा एक सोशल डिस्कशन हो गया, तो उसके बाद से हम इस लायक हो जाते हैं कि हम अपने काम या जो अपने
खर्चे होते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ रास्ते खुद भी निकाल लें। तो चाहे वो हम कुछ काम करके साइड से, या बच्चों को ट्यूशन लेके, या कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, या कहीं पार्ट टाइम हम कुछ काम कर लें तो कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं, जिससे कि हम एटलीस्ट अपने खर्चे जो हैं वो हम अपने खुद निकाल सकें, हर एक खर्चे के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट न रहें। ओके, इनके कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अवधारणाएं, दर्शन और सामाजिक विचार। लकमैन ऑस्ट्रियाई अमेरिकी विद्वान आल्फ्रेड सुस द्वारा स्थापित समाजशास्त्र के घटनात्मक रूप से उन्मुख स्कूल के अनुयायी थे। उन्होंने घटनात्मक समाजशास्त्र, या जिसे प्रघटना शास्त्र भी कहते हैं, आधुनिक समाजों में धर्म के समाजशास्त्र और ज्ञान और संचार के समाजशास्त्र की नींव रखने में योगदान दिया। उनके काम की अंतः विषय प्रकृति आज भी समाजशास्त्र और अन्य विषयों में प्रासंगिक बनी हुई है। ओके, ये आप लोग यहाँ से इंग्लिश के कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सामाजिक निर्माणवाद आखिर में क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है। सामाजिक निर्माणवाद सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन पर केंद्रित है। इसे एक दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो न तो धर्म का सिद्धांत है और न ही कोई अन्य सामाजिक घटना। अपने कई कार्यों में उन्होंने सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत को विकसित किया, जो तर्क देता है कि सभी ज्ञान जो होते हैं, जिसमें रोजमर्रा की वास्तविकता का सबसे बुनियादी सामान्य ज्ञान शामिल है, जिसमें लिंग, जातीयता, राष्ट्र और धर्म शामिल है। यह विशेष रूप से भाषा के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्राप्त और बनाए रखा जाता है। पीटर एल बर्जर के साथ मिलकर उन्होंने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक लिखी और यह 1966 में प्रकाशित हो गई थी। यह पुस्तक समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, या एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इसने समाजशास्त्रीय शब्दावली के हिस्से के रूप में सामाजिक निर्माण की स्थापना की थी। यह विशेष रूप से धर्म के समाजशास्त्र के साथ भी था। धर्म और धार्मिक मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के केंद्र के रूप में देखने से दूर, यह तर्क देते हुए कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों के समूहों को या फिर व्यक्तियों के समूहों द्वारा सामाजिक रूप से निर्मित होती है। प्रकाशन के बाद पुस्तक का 13 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह समाजशास्त्रीय साहित्य में आधारशिला के रूप में कार्य करती है। बर्जर ने किताब लिखने के अपने अनुभव पर लिखा है कि किसी ने पूछा, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का तुरंत कोई बड़ा प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? आखिर में ये चूँकि बुक जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी, तो प्रभाव बहुत बाद में आया। और इन्होंने जवाब दिया था उसका, मेरा जवाब था कि आप रॉक कॉन्सर्ट में चैम्बर म्यूजिक नहीं बजा सकते। तो रॉक कॉन्सर्ट में इनके कहने का मतलब ये है कि जो एक अलग माहौल है वहाँ पे वही माहौल होगा जो कि कंपेयर में दूसरे। तो यानी कि हम दो चीज़ों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जो ये टॉपिक है इसको अपनी पहचान अपने समय पे मिली थी। ओके, और सामाजिक विज्ञान में हमारे चारों ओर जो कुछ चल रहा था उसकी तुलना में हम चैम्बर म्यूजिक कर रहे थे। यानी कि उस समय की डिमांड कुछ और थी, समाज की जो एक मान्य चाहत थी या रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और थी, और उस समय हमने कुछ और ही कॉन्सेप्ट जो है वो ले आए थे। तो इसलिए उसको तुरंत उतनी फेम नहीं मिला, मान्यता नहीं मिली, उसको प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी कि उसे बाद में मिली। तो यानी कि जिस समय जिस वक्त में जिस तथ्य का या जिस चीज़ की डिमांड होती है वही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग चाहिए तो नोट्स बना लीजिएगा। ओके, धर्म का समाजशास्त्र।
जर्मनी में अपने क्षेत्र कार्य और अपने शोध प्रबंध को पूरा करने के होने के बाद लकमैन को धर्म से संबंधित आसपास के समाजशास्त्री साहित्य पर कई समीक्षाएं पूरी करने के लिए कहा गया। चर्च समर्थित धर्म के समाजशास्त्र के सकारात्मक अप्रामाणिक विचारों से निराश होकर लकमैन 1963 में द इनविजिबल रिलीजन लिखने के लिए मजबूर हो गए। पुस्तक का 1967 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। लकमैन का प्रस्ताव है कि धर्म के 4 व्युत्पन्न प्रकार होते हैं। तो इन्होंने धर्म के 4 टाइप के इन्होंने प्रकार बताए हैं। उनमें से पहला जो है एक सार्वभौमिक और अनिर्दिष्ट प्राथमिक सामाजिक रूप, जो एक वस्तुपरक कुल विश्व दृष्टि है जो समाज के अस्तित्व के लिए सामाजिक अर्थ प्रदान करता है। तो पहला प्रकार तो हमें ये देखने को मिलता है कि जिसमें हमें एक ऐसा रूप सार्वभौमिक हो और निर्दिष्ट हो और जो कि पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक जैसा ही हमें वस्तुपरक के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव रूप में दिखाई देता हो। ओके, दूसरा इन्होंने कहा कि धार्मिक प्रतिनिधित्वों के विन्यासों द्वारा गठित धर्म का विशिष्ट संस्थागत स्वरूप या रूप जो एक पवित्र ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जो विश्व दृष्टि का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिलीजन के, उनके द्वारा जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है, संस्थागत रूप दे दिया जाता है धर्मों को, तो वो हमें एक रूप देखने को मिलता है। तीसरा ये कहते हैं कि व्यक्तिगत धार्मिकता का एक सार्वभौमिक और निर्दिष्ट रूप जो प्रासंगिकता की एक आंतरिक व्यक्तिपरक प्रणाली है और धर्म के वस्तुपरक सार्वभौमिक और अनिर्दिष्ट प्राथमिक सामाजिक रूप को दर्शाती है। तो तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया वो व्यक्तिगत, जो हम किस प्रकार से रिलीजन को मानते हैं या देखते हैं, इसको ये समझाते हैं। और अंत में इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत चेतना में धार्मिकता का एक विशिष्ट जीवनी संबंधी रूप। तो एक जो लास्ट इन्होंने बताया, चौथा रूप दिखाया कि जो हमारी खुद की एक चेतना होती है और उसमें हम किस प्रकार से धर्म को या धार्मिकता को देखते हैं, तो वो हमें एक रूप देखने को मिलता है। दुर्खीम से प्रेरणा लेते हुए लकमैन ने अपने सैद्धांतिक उद्देश्यों में एक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित किया है। तो यहाँ पे आप लोग एक फैक्ट और मिल रहा है कि इन्होंने जो दुर्खीम के जो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे। लकमैन का सिद्धांत दुर्खीम की धारणा को दोहराता है कि मूल प्रत्येक प्रणाली जिसके द्वारा मनुष्य पशु जगत से उभरा वह धार्मिक थी। ये एक कथन है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता के लोकप्रिय स्पष्टीकरणों पर लौटने के बजाय लकमैन ने 20वीं शताब्दी में एक नए तरह से धर्म के उद्भव की व्याख्या की थी। तो जिस प्रकार से दुर्खीम ने टोटिज्म की बात की थी, उसी तरीके से इन्होंने एक अलग तरीके से बताया कि धर्म का जो उद्भव हुआ है वो हमें दिखाई देता है। और वो कहते हैं कि निजी धर्म वह बताते हैं कि विश्व दृष्टिकोणों के प्रसार और धर्म के संस्थागत विशेषीकरण ने धर्म से पीछे हटने के बजाय निजीकरण को जन्म दिया है। यानी हमें अपने रिलीजन को, हर कोई इवन से एक ही रिलीजन के अंतर्गत विभिन्न लोग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से उस रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो उसका निजीकरण उन्होंने कहा कि ये हमें देखने को मिलता है। हालांकि लकमैन को शुरू में कठोर आलोचनाएं मिली, लेकिन द इनविजिबल रिलीजन 20वीं शताब्दी में धर्म के समाजशास्त्र के भीतर एक महत्वपूर्ण कदम बन गया, खासकर द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के साथ। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द इनविजिबल रिलीजन 1963 की बात करते हैं। ये जो दुर्खीम है उनसे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इनके पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो इन्होंने फर्स्ट सेकेंड 4 पॉइंट्स इन्होंने बताए रिलीजन के, तो वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है ये कि द ओरिजिनल सिंबल सिस्टम वेयर बाई मैन इमर्ज्ड फ्रॉम द एनिमल वर्ल्ड वाज रिलीजियस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनके कुछ कोट हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके विचार क्या रहे हैं। ओके, ज्ञान और संचार का समाजशास्त्र। तो ज्ञान और संचार के समाजशास्त्र में लकमैन का योगदान सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई प्रथाओं और सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के बीच संबंध के उनके सावधानी पूर्वक विश्लेषण पर आधारित है। ज्ञान का उनका समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है जो ज्ञान के समाजशास्त्र के दृष्टिकोण को प्रवचन की अनुमति देता है। संवादात्मक विश्लेषण के अपने अनुभवजन्य शोध के आधार पे, जो इम्पेरिकल जो स्टडी होती है या रिसर्च होता है, इसके आधार पे, यानी कि हम खुद अनुभव करते हैं, लकमैन जो है वो संचार शैलियों के अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जिसमें भाषाई प्रकार जैसे कि गपशप, कहावतें या चुटकुले सभी सामाजिक ज्ञान के रूप में कार्य करते हैं और सामाजिक संरचना के निर्माण के लिए उपकरण के रूप में ये जो गपशप होते हैं, कहावतें होते हैं, मुहावरे होते हैं, चुटकुले होते हैं, ये कार्य करते हैं। वह समाज पर प्रतीकात्मक व्यवस्था और व्यवस्था के रूप में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें स्तर और अभिनेताओं की एजेंसियां और दोनों के बीच परस्पर क्रिया शामिल होती है। साझा सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए भाषा और दैनिक जो बातचीत मशीनरी होती है, इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है कि डेली हम जो एक दूसरे से मिलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, वो जो समाज की वास्तविकता है उसको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बोलने की उनकी नींव वंश विज्ञान की ने एक सामाजिक अंतःक्रियात्मक कोड का मॉडल तैयार किया, जिसने सामाजिक बाधा के स्रोतों के लिए एक विभिन्न दृष्टिकोण दिया है। ओके, एक भिन्न दृष्टिकोण दिया है। यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लकमैन ने सामाजिक क्रिया के इस विश्लेषण को जारी रखा और 1982 में उन्होंने अल्फ्रेड सुज के काम को जारी रखा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुज के नोट्स और अधूरी पांडुलिपियों के आधार पर स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड को पूरा किया। तो जो हम लोग देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, जो इनकी बुक है, जो कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि अल्फ्रेड सुज के साथ इन्होंने लिखा है। तो सुज की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से जो सुज के नोट्स थे, जो अधूरी पांडुलिपियाँ थी, इनके आधार पे जो लकमैन है उसको कंप्लीट करते हैं बाद में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिसे 1982 में सुज के मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद लकमैन ने सुज के विश्लेषण को आगे बढ़ाया और 1992 में थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन प्रकाशित किया था। ओके, रिचर्ड ग्रैथॉफ और वाल्टर एम स्प्रॉन्डेल के साथ मिलकर लकमैन ने सोशल साइंस आर्काइव कोस्टनस, जिसे अल्फ्रेड सुज मेमोरियल आर्काइव्स के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि सोशल साइंस आर्काइव कोस्टनस जो है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें लकमैन का नाम तो आता ही है, साथ में वाल्टर एम स्प्रॉन्डेल और रिचर्ड ग्रैथॉफ का नाम भी आता है। ओके, जो जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का आधिकारिक संग्रह बन गया। लकमैन और उनके सहयोगियों ने जर्मन सामाजिक विज्ञान के शोध खाते एकत्र किए। 1998 में उन्हें नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 2004 में लकमैन स्लोवेनियाई समाजशास्त्रीय संघ के मानद सदस्य बन गए। जर्मन समाजशास्त्रीय संघ ने उन्हें 2002 के अपने कांग्रेस में समाजशास्त्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया और लकमैन जो है वो 2016 में मानद सदस्य बन गए। मूल थॉमस जो है वो लकमैन पेपर्स को
सामाजिक विज्ञान अभिलेखागार कॉन्स्टेंस में जमा किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इससे संबंधित इन्होंने कौन कौन से आपने जो काम किए हैं जो रिटिन में है या इनका क्या योगदान रहा है कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं उनके लिए, तो ये कुछ फैक्ट्स है। इसको आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में मैंने मेंशन किया है तो आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं यहाँ दिखा दूँ कि इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये तो आप सभी को पता है, 1966 में पीटर एल बर्जर के साथ लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बुक जो है द इनविजिबल रिलीजन, 1967। ओके, नेक्स्ट बुक द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, 1975। स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड जो है 1982 में पब्लिश होती है, जो कि अल्फ्रेड शुज के साथ लिखी गई जो मानी जाती है बुक, ये अल्फ्रेड शुज के मरणोपरांत प्रकाशित होती है। और इनकी जो अधूरी जो रचनाएं रह गई थी या इनके कुछ लेख रह गए थे उसको मिला के और फिर इसको थॉमस लैकमैन ने कंप्लीट किया था। लाइफ वर्ड एंड सोशल रियलिटीज़, 1983। द सोशोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, 1975। थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, 1992। ओके, यहाँ पे एक हार्वर्ड का एक कम्युनिटी कॉलेज है, वहाँ से मुझे ये 2 पॉइंट मिले तो मैंने वहाँ से इसको, मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पीटर बर्जर और थॉमस लैकमैन ने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक किताब लिखी थी, हम सभी को पता है। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि समाज का निर्माण जो है वो मनुष्य और मानवीय अंतःक्रिया द्वारा होता है और जिसे वे आदत कहते हैं यानी हैबिट कहते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बहुत ही सिंपल तरीके से एक कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है कि जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो है उसमें जो समाज के निर्माण की बात करते हैं वो किससे होता है, तो मनुष्य और जो मनुष्य आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी से जो समाज है उसकी वास्तविकता का निर्माण होता है और इसी को वे हैबिट कहते हैं। इसीलिए दूसरे शब्दों में जो समाज है वो वास्तव में क्या है, हैबिट है। ये बात पीटर बर्जर और थॉमस लैकमैन कहते हैं। ओके, यहाँ पे एक थॉमस प्रमेय की भी बात की गई है। तो थॉमस प्रमेय कहता है कि लोगों के व्यवहार को वास्तविकता के उनके व्यक्तिपरक निर्माण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ना कि वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के द्वारा। चूँकि मनुष्यों के व्यवहार की बात हो रही है और मनुष्यों का व्यवहार जो होता है वो हर किसी का एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हम वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के आधार पे हम जो समाज है उसकी वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। तो जो एक थॉमस थ्योरम जो है ये बताता है कि लोगों का व्यवहार जो है इसका जो वास्तविकता है इसको हम व्यक्ति परक निर्माण के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव तरीके से। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो लोगों के एक समूह के विश्वास और व्यवहार जो होते हैं वो एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी की ओर ले जा सकते हैं, जहां एक गलत विचार भी सच हो सकता है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कब किसकी मन स्थिति कैसी होगी, या कोई रिवोल्यूशन आया होगा उसके पहले कोई नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा रिवोल्यूशन या क्रांति आ जाएगी। लेकिन ये हम ही थे, हम आप लोग जैसे ही थे लोग जिन्होंने रिवोल्यूशन या क्रांति को एक मूर्त रूप दिया। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो आज एक विचार हम कह रहे हैं कि ये गलत है, कल हो सकता है वो सच भी हो सकता है। और अगर उस पर अमल किया जाए तो अगर लोग इस गलत विश्वास पर अमल करते हैं तो यह अपने परिणाम में सच हो जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई गलत हो या सच हो, कुछ भी हो, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए तो वो होगी भी, क्योंकि करने वाले हम ही होते हैं। ओके, यहाँ पे एक इमेज आप लोगों को दिख रही है जो कि सामाजिक वास्तविकता का निर्माण या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी जो होता है इसके 3 पार्ट्स के रूप में समझाया जाता है। तो एक ये होता है
एक्सटर्नलाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ह्यूमंस गिव मीनिंग, जो मीनिंग हम देते हैं मेंटली एंड फिजिकली टू देयर रियलिटी थ्रू लैंग्वेज। हम बातचीत करने के कारण जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जो हम बातचीत करते हैं एक मीनिंग निकालते हैं, तो इसको जो है एक्सटर्नलाइजेशन के अंतर्गत लेते हैं। और फिर उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, जिसके अंतर्गत थिंग्स एंड आइडियाज़ हार्ड एंड रियलिटी बिकम्स इस्टेब्लिश्ड। तो जो हमारे जो थिंग्स होते हैं या जो आइडियाज़ होते हैं वो एक स्टेब्लिश कंडीशन में दिखाई देते हैं। उसके बाद से जो थर्ड स्टेप या लास्ट स्टेप होता है वो होता है इंटरनलाइजेशन, यानी कि हम उनको इंटरलाइज करते हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव वर्ड बिकम अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स इंटरनल सब्जेक्टिव वर्ड। तो जब हम किसी दूसरे की मान लेते हैं कि बातचीत कर रहे हैं, फिर उसको हम सोचते हैं और फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी दिखाई देता है, तो वो हमें हम उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, तभी तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आप लोग एक ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लिए ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। ओके, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो कि इन्होंने पीटर बर्जर के साथ लिखा था। ओके, थॉमस लकमैन की ये एक इम्पॉर्टेंट बुक आती है द इनविजिबल रिलीजन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थॉमस लकमैन की एक और बुक है लाइफ वर्ड एंड सोशल रियलिटी। तो यहाँ पे ये बुक जो है मैं कैसे याद करती थी, सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी की बात ये करते हैं लकमैन, हम सभी को पता है। तो यहाँ पे सोशल रियलिटी आप लोग ले लीजिए, और द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ड की बात भी अल्फ्रेड सूजी के साथ थॉमस लकमैन करते हैं। तो यहाँ से लाइफ वर्ड ले लीजिए आप लोग, और लाइफ वर्ड और रियलिटी जो है सोशल रियलिटी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो लाइफ वर्ड एंड सोशल रियलिटी एक बुक अलग से हो जाती है, जो कि थॉमस लकमैन के द्वारा है। तो पीटर बर्जर और आप लोग अल्फ्रेड सूज की जो साथ इन्होंने को ऑथर के रूप में बुक लिखी है, उन दोनों के टर्म्स को मिला देंगे तो थॉमस लकमैन की ये बुक हो जाती है लाइफ वर्ड एंड सोशल रियलिटीज़। तो और भी कुछ बुक्स थी जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं, बट मुझे फ्रंट पेज कवर नहीं मिला, तो इन 4 बुक्स का मिला जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप लोगों को जो इंग्लिश कंटेंट है उनमें ईजिली, मैंने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया है, जो भी है कंटेंट आप लोग ईजिली वहाँ से चाहिए तो नोट्स बना सकते हैं। और उम्मीद है कि मेरी ये जो पहल है कि बाय लैंग्वेज मैं लेके चली हूँ, या ये कहें कि एक हिंदी में भी आप लोग नोट्स ईजिली बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये मेरी पहल जो है वो आप लोगों को काफ़ी कुछ हेल्प करेगी, आप लोगों के जो भी आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते होंगे, और आते भी होंगे, ज़रूर आते होंगे। तो अगर आते हैं तो लाइक किया करिए और कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।